कहानी की शुरुआत एक अनाथालय से होती है जहाँ कई अनाथ बच्चे रहा करते थे। उन्हीं बच्चों में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम सोफी था। सोफी बाकी बच्चों से थोड़ी अलग थी क्योंकि उसे रात में बिल्कुल नींद नहीं आती थी। जब पूरा अनाथालय गहरी नींद में सो जाता तब सोफी जागती रहती, किताबें पढ़ती और खिड़की से बाहर की शांत सड़कों को देखा करती। सोफी ने कई बार सुना था कि आधी रात के बाद, खासकर रात के 3 बजे, एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी क्रिएचर शहर में आता है। कहा जाता था कि वह इतना चुपचाप चलता है कि किसी को उसकी आहट तक नहीं होती और जो भी उसे देख लेता है वह फिर कभी नजर नहीं आता। लेकिन आज तक किसी ने उसे सच में देखा नहीं था। उस रात भी सोफी अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक उसे बाहर से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। सोफी खिड़की के पास जाती है और बाहर झांकती है। उसी वक्त गली में बिल्लियों की वजह से एक डस्टबिन नीचे गिर जाता है। सोफी पहले तो इसे एक आम आवाज समझती है, लेकिन अगले ही पल अंधेरे से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर आता है और उस डस्टबिन को सीधा कर देता है। ये देखकर सोफी की सांसें थम जाती हैं। वह समझ जाती है कि यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि वही रहस्यमयी दैत्य है जिसके बारे में वह अब तक सिर्फ कहानियां सुनती आई थी। डर के मारे सोफी कोई आवाज नहीं करती, लेकिन तभी उस दैत्य की नजर सीधे सोफी पर पड़ जाती है। सोफी घबराकर तुरंत वापस अपने बिस्तर में भागती है और कंबल के अंदर छिप जाती है। उसे लगता है कि शायद अब वह बच जाएगी, लेकिन अगले ही पल खिड़की के बाहर वही विशाल दैत्य दिखाई देता है। वह अपना बड़ा सा हाथ अंदर डालता है और सोफी को उसके कंबल समेत उठाकर वहां से ले जाता है। अब दैत्य बड़ी सावधानी से शहर की गलियों से गुजरता है। वह हर कदम बहुत संभल कर रखता है ताकि कोई इंसान उसे देख न सके, और देखते ही देखते सोफी को लेकर इंसानों की दुनिया से बहुत दूर निकल जाता है। दैत्य देश, यही वह जगह थी जहां इंसानों से कई गुना बड़े दैत्य रहते थे। दैत्य सोफी को अपनी गुफा जैसे घर में लेकर आता है। वहां पहुंचकर वह सोफी को एक ऊंची जगह पर रख देता है ताकि वह आसानी से भाग न सके। लेकिन सोफी कोई साधारण लड़की नहीं थी। जैसे ही उसे मौका मिलता है वह धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश करती है। उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है और वह सोचती है कि अगर किसी तरह वह खिड़की तक पहुंच जाए तो शायद यहाँ से भाग सकती है। सोफी किसी तरह खिड़की तक पहुंचती है और उसे खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे ही वह खिड़की खोलती है वहां रखी कुछ चीजें नीचे गिर जाती हैं। आवाज सुनते ही दैत्य को पता चल जाता है कि सोफी भागने की कोशिश कर रही है। वह तुरंत सोफी के पास आता है और उसे साफ साफ कहता है कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये इंसानों की दुनिया नहीं बल्कि दैत्य देश है। इसके बाद वह सोफी को अपने बड़े से बर्तन में रखकर टेबल पर ले आता है। सोफी अभी भी डरी हुई थी, लेकिन तभी वह दैत्य उसे बताता है कि उसका नाम BFZ है, यानी बिग फ्रेंडली जायंट, एक बड़ा लेकिन दोस्ताना दैत्य। तभी बाहर से दूसरे दैत्यों की भयानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। BFZ सोफी को बताता है कि इस दैत्य देश में उसके अलावा 9 और दैत्य रहते हैं और वे सभी उससे कहीं ज्यादा बड़े, ताकतवर और खतरनाक हैं। ये सुनते ही सोफी का डर और बढ़ जाता है। वह कांपती हुई BFZ से कहती है, प्लीज आप मुझे मत खाना। लेकिन BFZ उसे शांत करते हुए कहता है कि वह उसे नहीं खाएगा क्योंकि वह बाकी दैत्यों जैसा नहीं है। वह एक अच्छा दैत्य है और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। वह मांस नहीं खाता बल्कि सिर्फ एक बदबूदार कड़वी सब्जी खाकर जिंदा रहता है। अब सोफी थोड़ा संभलती है और उससे पूछती है, अगर आप मुझे खाना नहीं चाहते तो फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मैं तो अनाथालय में रहती थी। BFZ उससे पूछता है, क्या तुम वहाँ खुश थी? सोफी बताती है कि वह अनाथालय में बिल्कुल खुश नहीं थी। वहाँ की मैट्रन बहुत सख्त और बेरहम थी। इसके बाद सोफी BFZ से पूछती है कि क्या बाकी दैत्य भी उसकी तरह अच्छे हैं? BFZ का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह बताता है कि बाकी दैत्य बहुत खतरनाक और आदमखोर है। वे इंसानों को खाना समझते हैं। सोफी फिर उससे पूछती है कि अगर यहाँ इतना खतरा है तो वह उसे लेकर आया ही क्यों? तब BFZ उसे सच्चाई बताता है। वह कहता है कि सोफी ने उसे इंसानों की दुनिया में देख लिया था। अगर वह उसे वहीं छोड़ देता तो सोफी सबको बता देती कि उसने एक असली दैत्य देखा है। फिर यह बात रानी तक पहुंचती और रानी अपनी पूरी सेना के साथ दैत्य देश पर हमला कर सकती थी। अब सोफी को यकीन होने लगता है कि BFZ उसे नहीं खाएगा। उसका डर थोड़ा कम हो जाता है और वह पहले से ज्यादा हिम्मत दिखाने लगती है। इसके बाद BFZ सोफी को सख्त चेतावनी देता है कि वह कभी भी गुफा से बाहर निकलने की कोशिश न करे क्योंकि बाहर घूमने वाले बाकी दैत्य बेहद खतरनाक और आदमखोर है। अगर उनमें से किसी ने भी सोफी को देख लिया तो वह उसे जिंदा निगल जाएंगे। BFZ साफ कह देता है कि अब सोफी को हमेशा यही रहना होगा। उसकी बात सुनकर सोफी परेशान हो जाती है, लेकिन BFZ के चेहरे पर भी एक अलग ही डर नजर आ रहा था। कुछ देर बाद BFZ सोफी को एक बड़े से बैरल में सुला देता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। जैसे ही सोफी सो जाती है
बीएफजी चुपचाप वहां से निकलता है और एक झरने के पीछे छिपे रास्ते से होते हुए अपने गुप्त कमरे में पहुंचता है। ये कमरा किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। चारों तरफ रंग बिरंगी चमकती हुई बोतलें रखी थीं, लेकिन ये कोई साधारण बोतलें नहीं थीं। इन बोतलों के अंदर अलग अलग तरह के सपने कैद थे, जिन्हें बीएफजी पकड़ कर लाता था और फिर इंसानों की दुनिया में जाकर सोते हुए बच्चों को देता था। इसी दौरान बीएफजी एक लाल रंग की बोतल निकालता है और उस सपने पर कुछ अजीब सा काम करने लगता है। उधर सोफी अचानक नींद से जाग जाती है। वह देखती है कि बीएफजी नीचे गहरी नींद में सो रहा है और उसके जोरदार खर्राटों से पूरा कमरा हिल रहा है। सोफी को लगता है कि भागने का इससे अच्छा मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। वह धीरे धीरे उठती है। किसी तरह वह खिड़की खोलने में कामयाब हो जाती है और नंगे पांव बाहर निकलकर पूरी ताकत से भागने लगती है। लेकिन कुछ ही दूर जाते ही जमीन के नीचे से एक विशाल हाथ बाहर आता है और सोफी को ऐसे उठा लेता है जैसे कोई छोटा सा चूजा हो। सोफी डर के मारे चीखने लगती है और बीएफजी की गुफा की तरफ देखते हुए मदद मांगती है, लेकिन इस बार बीएफजी उसकी मदद करने के बजाय चुपचाप गुफा का दरवाजा बंद कर लेता है। अगले ही पल वह भयानक दैत्य सोफी को अपने मुंह के करीब लाता है और उसे निगल जाता है। तभी सोफी जोरदार चीख के साथ नींद से जाग जाती है। असल में यह सब सच नहीं था, बल्कि एक डरावना सपना था। बीएफजी ने खुद यह सपना सोफी के लिए बनाया था ताकि वह समझ सके कि गुफा के बाहर की दुनिया सच में कितनी खतरनाक है। इसी बीच सोफी की नजर बीएफजी के बनाए एक अजीब से जूस पर पड़ती है। बीएफजी उसे बताता है कि इस जूस का नाम फ्रॉबस्कॉटल है। ये कोई आम ड्रिंक नहीं थी, बल्कि दैत्यों की दुनिया की सबसे अजीब चीजों में से एक थी। सोफी को फ्रॉबस्कॉटल देखकर बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आमतौर पर किसी भी ड्रिंक के बुलबुले ऊपर की तरफ जाते हैं और उसे पीने के बाद डकार आती है, लेकिन इस जूस में बुलबुले ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ जा रहे थे। उसे इस अजीब जूस की असली ताकत का अंदाजा हो जाता है। अचानक चिंगारियों और बिजली जैसी आवाजों के साथ एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज पूरी गुफा में गूंज जाती है। इस शोर को सुनकर वहां एक बेहद खतरनाक दैत्य आ जाता है। वह बाकी आदमखोर दैत्यों से भी ज्यादा डरावना था और उन सभी 9 दैत्यों का सरदार था। उसका नाम था फ्लैश लंपीटर। उसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज थी कि वह दूर से ही इंसान की मौजूदगी भांप सकता था। फ्लैश लंपीटर जैसे ही गुफा में आता है, उसे तुरंत इंसान की खुशबू महसूस होने लगती है। सोफी उसे देखकर डर के मारे पीछे छिप जाती है, लेकिन फ्लैश लंपीटर को यकीन हो जाता है कि यहाँ कहीं न कहीं कोई इंसान जरूर मौजूद है। डर के मारे सोफी जल्दी से उस बदबूदार कड़वी सब्जी के अंदर छिप जाती है, जिसे बीएफजी मजबूरी में खाया करता था। लेकिन जैसे ही वह उस सब्जी को सूंघता है, उसे उसमें इंसान जैसी खुशबू आने लगती है, इसलिए वह उसी बदबूदार कड़वी सब्जी को खाने लगता है। तभी अचानक सोफी का पैर बाहर दिख जाता है और बीएफजी समझ जाता है कि सोफी उसी सब्जी के अंदर फंसी हुई है। बीएफजी बिना घबराए चालाकी से फ्लैश लंपीटर को रोक लेता है। वह उसे याद दिलाता है कि उसे सब्जियों से नफरत है और वह सिर्फ मांस खाने वाला दैत्य है। ये सुनते ही फ्लैश लंपीटर गुस्से में उस सब्जी को फेंक देता है और फ्रॉबस्कॉटल उठाकर गुफा से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही बीएफजी तुरंत सोफी को बाहर निकालता है। बीएफजी वहां सोफी को नहलाता है, उसे सुखाता है और पहनने के लिए साफ कपड़े देता है। फिर वह उसके लिए पेड़ के अंदर एक छोटा सा आरामदायक बिस्तर तैयार करता है। साथ ही उसके पास उसकी किताब और चश्मा भी रख देता है ताकि सोफी को थोड़ा अपनापन महसूस हो। इसके बाद बीएफजी उससे कहता है कि अब उसे काम पर जाना होगा, इसलिए सोफी को यही सुरक्षित रहना पड़ेगा। सोफी ये सुनकर उससे पूछती है, आप आखिर काम क्या करते हैं? बीएफजी सोफी को बताता है कि उसका काम बहुत अलग है। वह दूर दूर जाकर सपने पकड़ता है और फिर इंसानों की दुनिया में जाकर सोते हुए बच्चों को अच्छे सपने देता है। ये सुनते ही सोफी की आंखों में क्यूरियोसिटी आ जाती है। वह भी बीएफजी के साथ जाने की जिद करने लगती है। पहले तो बीएफजी उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि बाहर हर तरफ आदमखोर दैत्यों का खतरा था। लेकिन सोफी उससे कहती है कि वह भी उसकी तरह अकेली है। वह एक अनाथ लड़की है जिसका कोई अपना नहीं है। बीएफजी का दिल पिघल जाता है। वह सोफी को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, लेकिन जाने से पहले वह उसे समझाता है कि यह सफर बिल्कुल आसान नहीं होगा। उन्हें रास्ते में सोए हुए आदमखोर दैत्यों के बीच से चुपचाप निकलना होगा और सामने वाली पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना होगा। सोफी के साथ यह काम और भी मुश्किल था, क्योंकि जरा सी आवाज भी उन दैत्यों को जगा सकती थी। इसके बाद बीएफजी बहुत धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में एक दैत्य सो रहा होता है, जिसे अचानक छींक आने वाली होती है। अगर वह छींक देता तो बाकी सारे दैत्य भी जाग जाते, इसलिए बीएफजी बड़ी अजीब और मजेदार तरीके से उसकी छींक रोक देता है। आगे एक कौवा आवाज करने वाला होता है,
तो BFZ जल्दी से उसकी चोंच भी दबा देता है ताकि कोई आवाज बाहर न निकले। किसी तरह वह सोफी को लेकर वहां से निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक खूंखार दैत्य की नजर उस पर पड़ जाती है। वह दैत्य BFZ को पकड़ लेता है और उसे हवा में लटका देता है। यह देखकर सोफी डर के मारे पास खड़ी एक कार में जाकर छिप जाती है। कुछ ही पलों में बाकी सारे दैत्य भी जाग जाते हैं। अब उनका सरदार फ्लैशलम पीटर BFZ को परेशान करने के लिए एक खतरनाक खेल खेलने की सोचता है। एक दैत्य BFZ को पहाड़ी के ऊपर ले जाता है, जबकि दूसरा दैत्य सामने वाली पहाड़ी पर 2 गाड़ियों को लेकर खड़ा हो जाता है। उन्हीं गाड़ियों में से एक के अंदर सोफी छिपी हुई थी। इसके बाद वे दैत्य गाड़ियों को आपस में टकराने का खेल शुरू कर देते हैं। टक्कर बस होने ही वाली थी कि सोफी अपनी हिम्मत जुटाती है और गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देती है। गाड़ी रास्ता बदल लेती है और उसकी वजह से एक दैत्य बुरी तरह नीचे गिर जाता है। सोफी किसी तरह बच जाती है, लेकिन दैत्यों को यह सब देखकर और भी मजा आने लगता है। अब वे BFZ को रेत की बोरी की तरह इधर उधर उछालने लगते हैं। BFZ कमजोर था, इसलिए वह उनका मुकाबला नहीं कर पाता। सोफी ये सब देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अजीब बात यह थी कि जो दैत्य किसी इंसान, जानवर या खतरे से नहीं डरते थे, वे बारिश से बुरी तरह घबरा जाते हैं। कोई अपने छोटे से छाते के नीचे छिपने लगता है, तो कोई पेड़ उखाड़कर उसे अपने ऊपर ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगता है। कुछ ही देर में सारे दैत्य बारिश से बचने के लिए वहां से भाग खड़े होते हैं, लेकिन BFZ बारिश से बिल्कुल नहीं डरता था। उसके लिए यही मौका था। वह तुरंत इस मौके का फायदा उठाता है और जल्दी से सोफी को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी गलती हो चुकी थी। सोफी का कंबल वहीं छूट गया था। बाद में जब दैत्य उस कंबल को सूंघते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि यह किसी इंसान का है, यानी अब सोफी का राज ज्यादा देर तक छिपने वाला नहीं था। दूसरी तरफ सोफी BFZ से कहती है कि आपको उन दैत्यों को अपने साथ ऐसा बर्ताव नहीं करने देना चाहिए था, लेकिन BFZ उदास होकर बताता है कि वह यहाँ 9 आदमखोर दैत्यों के बीच अकेला रहता है। वे दैत्य इंसानों की खुशियां छीनते हैं, उनके बच्चों को खा जाते हैं और वह चाह कर भी उन्हें रोक नहीं पाता। इसके बाद BFZ सोफी को पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाता है। ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि सपनों का देश था। वहाँ एक विशाल पेड़ था जिसके आसपास का माहौल किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। BFZ सोफी को बताता है कि उसे दुनिया की हर छोटी से छोटी आवाज सुनाई देती है, यहाँ तक कि वह बूंदों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और चींटियों की हलचल भी सुन सकता है। लेकिन उसे सबसे प्यारी आवाज पेड़ पौधों की लगती है, क्योंकि वे ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिन्हें कोई आम इंसान कभी नहीं सुन पाता। फिर सोफी एक तालाब के पास जाती है। जैसे ही वह पानी में झांकती है, उसे उसके रिफ्लेक्शन में एक बेहद खूबसूरत और जादुई दुनिया दिखाई देती है। तभी BFZ उस तालाब में कूद जाता है और सीधे सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। सोफी ये देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके वह भी तालाब में कूद जाती है। अब दोनों सपनों की दुनिया में होते हैं। BFZ सोफी को बताता है कि यही वह जगह है जहां से सभी सपनों की शुरुआत होती है। उस विशाल पेड़ पर अलग अलग तरह के सपने बन रहे होते हैं। हर सपना अपने अंदर एक अलग कहानी, अलग एहसास और अलग आवाज लिए होता है। BFZ बताता है कि ये सपने उससे बातें करते हैं। वे उसे बताते हैं कि वे अच्छे सपने हैं या बुरे, किस बच्चे के लिए बने हैं और उनमें कौन सी भावना छिपी है। इसके बाद BFZ एक सपना पकड़ने की कोशिश करता है। सोफी उसे बताती है कि सपना किस तरफ जा रहा है, लेकिन वह सपना BFZ के पास आने के बजाय सीधे सोफी के पास चला जाता है। BFZ उसे पकड़ लेता है और फिर प्यार से सोफी को देता है। वह बताता है कि यह एक बहुत ही मुलायम और खूबसूरत सपना है। फिर वह उसे सावधानी से एक बोतल में बंद कर देता है। इसके बाद BFZ सोफी से कहता है कि वह भी कुछ सपने पकड़ कर देखे। सोफी उत्साह में उन चमकते हुए सपनों के पीछे भागने लगती है और धीरे धीरे BFZ से काफी दूर चली जाती है। तभी वहां एक अंधेरा और डरावना सपना आता है। सोफी को उसके बारे में पता नहीं होता, इसलिए वह गलती से उसी बुरे सपने को पकड़ लेती है। BFZ तुरंत उसके पास आता है और घबराकर कहता है कि यह कोई अच्छा सपना नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक बुरा सपना है। फिर वह उस सपने को बाकी सपनों से अलग एक खास बोतल में बंद कर देता है। इसके बाद BFZ और सोफी तालाब के रास्ते वापस दैत्य देश में लौट आते हैं। अब BFZ को इंसानों की दुनिया में जाना था, क्योंकि उसका असली काम अभी बाकी था, सोते हुए बच्चों को अच्छे सपने देना। सोफी भी BFZ के साथ इंसानों की दुनिया में आती है। दोनों छिपते छिपाते एक घर के बाहर पहुंचते हैं, जहां एक छोटा बच्चा गहरी नींद में सो रहा होता है। सोफी BFZ से पूछती है कि हम इसी घर में क्यों आए हैं। तब BFZ उसे बताता है कि उसने इस बच्चे के दिल की आवाज सुनी थी। उसे महसूस हुआ कि इस बच्चे को आज एक अच्छे सपने की जरूरत है। फिर BFZ सोफी से पूछता है कि बताओ, इस बच्चे को कैसा सपना देना चाहिए। सोफी थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है कि इसे ऐसा सपना दो
जिससे यह बहुत खुश हो जाए। बीएफजी अपने बैग से एक चमकती हुई बोतल निकालता है। तभी सोफी उससे पूछती है कि क्या सपनों के बारे में उसे उसके माता पिता ने सिखाया था। यह सुनकर बीएफजी थोड़ा शांत हो जाता है और बताता है कि दैत्यों के माँ बाप नहीं होते। वह कहता है कि उसकी उम्र इतनी ज्यादा है जितनी शायद इस धरती की उम्र हो। इसके बाद बीएफजी अपने लंबे ट्रम्पेट की मदद से वह सपना धीरे से उस बच्चे के कमरे में फूंक देता है। सपना बच्चे के अंदर चला जाता है और कुछ ही पलों में उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बच्चा नींद में ही खुशी से मुस्कुराने लगता है। ये देखकर सोफी भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि पहली बार उसने देखा था कि बीएफजी का काम कितना खूबसूरत है। इसके बाद दोनों वापस दैत्य देश की तरफ लौटने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें बाकी आदमखोर दैत्य दिखाई देते हैं। वे इंसानों की दुनिया में बच्चों का शिकार करने निकले थे। उन्हें देखकर बीएफजी तुरंत छिप जाता है क्योंकि वह जानता था कि वह अकेले उन सबको रोक नहीं सकता। इसी दौरान सोफी को याद आता है कि उसका कंबल उसके पास नहीं है। वह बीएफजी से कहती है कि उसका कंबल कहीं खो गया है। बीएफजी अपनी जेबें चेक करता है लेकिन कंबल उसके पास भी नहीं होता। तब सोफी कहती है कि शायद वह कंबल दैत्य देश में ही छूट गया होगा। यह सुनते ही बीएफजी परेशान हो जाता है क्योंकि अगर बाकी दैत्यों को वह कंबल मिल गया तो वे उसकी खुशबू से समझ जाएंगे कि दैत्य देश में कोई इंसान आया था, और अगर उन्हें सोफी के बारे में पता चल गया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए बीएफजी एक कठिन फैसला लेता है। सोफी को बचाने के लिए वह उसे वापस उसी अनाथालय के बाहर छोड़ देता है जहां से वह उसे लेकर आया था। जब सोफी की आंख खुलती है तो वह खुद को अनाथालय के बाहर पाती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि शायद यह सब एक सपना था, लेकिन तभी छिपा हुआ बीएफजी उससे बात करता है और कहता है कि वह अपना कंबल दैत्य देश में छोड़ आई है। अब बाकी दैत्यों को उसके बारे में पता चल सकता है, इसलिए उसका बीएफजी के साथ रहना सुरक्षित नहीं है। सोफी उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि अब वे दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। सोफी बीएफजी से दूर नहीं जाना चाहती थी। तभी बीएफजी उसे अपने अतीत की एक दर्दनाक बात बताता है। वह कहता है कि बहुत पहले सोफी की तरह उसका एक और इंसानी दोस्त था। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और उसी ने बीएफजी को पढ़ना सिखाया था। सोफी ने जो लाल जैकेट पहनी थी वह भी उसी बच्चे की थी, लेकिन एक दिन बाकी दैत्यों को उसके बारे में पता चल गया और उन्होंने उस बच्चे को मार दिया। बीएफजी आज तक उस दर्द को भूल नहीं पाया था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि सोफी के साथ भी वही हो। सोफी फिर भी हार नहीं मानती। वह कहती है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि वे दोनों मिलकर उन दैत्यों को रोकेंगे और उन्हें कहीं दूर भेज देंगे। लेकिन बीएफजी उसकी बात नहीं मानता। वह अपना बैग उठाता है और वहां से जाने लगता है। सोफी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बीएफजी पीछे मुड़कर नहीं देखता। सोफी उदास होकर वापस अनाथालय में चली जाती है। वह अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटती है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार बीएफजी की ही बातें घूम रही थीं। तभी उसे बीएफजी की एक बात याद आती है कि वह दिल की आवाज भी सुन सकता है। सोफी को यकीन हो जाता है कि बीएफजी अभी भी कहीं आसपास ही है और उसकी आवाज सुन सकता है। इसी भरोसे के साथ वह खिड़की के पास जाती है और बिना डरे नीचे छलांग लगा देती है। बीएफजी उसे गिरने से पहले ही अपने हाथों में पकड़ लेता है। अब बीएफजी को भी समझ आ जाता है कि सोफी कोई आम बच्ची नहीं है। वह सच में बहादुर है और किसी खतरे से डरने वाली नहीं। इसके बाद बीएफजी सोफी को अपने साथ वापस दैत्य देश ले जाता है। वहां दोनों मिलकर सोचने लगते हैं कि आखिर उन आदमखोर दैत्यों को कैसे रोका जाए। लेकिन तभी बाहर से दैत्यों के आने की आवाज सुनाई देती है। बीएफजी तुरंत सोफी को अपने घर के अंदर बने उसी पेड़ में छिपा देता है। कुछ ही देर में सारे दैत्य वहां पहुंच जाते हैं। बीएफजी उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी फ्लैशलम पीटर सोफी का कंबल दिखाता है और कहता है कि वे यहाँ से तभी जाएंगे जब उस इंसान को अपने साथ लेकर जाएंगे। अब सारे दैत्य उस कंबल को सूंघ सूंघ कर सोफी को ढूंढने लगते हैं। वे बीएफजी के घर का हर कोना उलट पुलट कर देते हैं। वहां रखा सामान तोड़ने लगते हैं और हर जगह इंसान की खुशबू खोजने लगते हैं। तभी दैत्यों का सरदार फ्लैशलम पीटर उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां सोफी छिपी हुई थी। सोफी बड़ी मुश्किल से खुद को बचाती है और पानी के रास्ते नीचे की तरफ निकल जाती है। नीचे जाकर वह पेड़ के अंदर बने एक छोटे से कमरे में पहुंचती है। यह कमरा बाकी जगहों से बिल्कुल अलग था। वहां कई इंसानी चीजें रखी हुई थीं, किताबें, कपड़े, छोटे छोटे सामान। सोफी समझ जाती है कि यह कमरा उसी बच्चे का था जो कभी बीएफजी का दोस्त हुआ करता था। वहीं उसे एक पेंटिंग भी मिलती है। उस पेंटिंग में उस बच्चे ने खुद को और बीएफजी को साथ बनाया था। उसमें बीएफजी का मतलब बिग फ्रेंडली जायंट लिखा था। अब सोफी को समझ आता है कि बीएफजी को यह नाम उसी बच्चे ने दिया था। यह देखकर उसे एहसास होता है कि बीएफजी और वह बच्चा सच में बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन तभी एक दैत्य उस कमरे की तरफ आने लगता है। सोफी जल्दी से छिप जाती है। दूसरी तरफ बीएफजी भी समझ जाता है कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। वह सोफी को बचाने के लिए हिम्मत दिखाता है
और एक गर्म लोहे की रॉड से दैत्यों पर हमला कर देता है। बीएफजी पहली बार उन आदमखोर दैत्यों के सामने डटकर खड़ा होता है और एक एक करके उन्हें अपने घर से बाहर भगा देता है। दैत्यों के जाने के बाद सोफी की नजर कमरे में लगी इंग्लैंड की महारानी की तस्वीर पर पड़ती है। इसी तस्वीर को देखकर उसके दिमाग में एक बड़ा आइडिया आता है। वह तुरंत बीएफजी के पास जाती है और कहती है कि अगर वे अकेले इन दैत्यों को नहीं रोक सकते तो उन्हें महारानी की मदद लेनी होगी। इसके लिए सोफी बीएफजी से एक बहुत ही डरावना सपना बनाने को कहती है। वह समझाती है कि महारानी को ऐसा सपना दिखाना होगा जिसमें वे देखें कि सारे 9 आदमखोर दैत्य इंग्लैंड में आकर बच्चों को उठा रहे हैं और उन्हें खा रहे हैं। बीएफजी सोफी की बात समझ जाता है। वह उस सपने में सभी दैत्यों को डालता है, बच्चों के गायब होने का डर डालता है और साथ ही महारानी की सेना को भी उस सपने का हिस्सा बना देता है ताकि रानी को पूरा खतरा साफ साफ दिखाई दे। सोफी बीएफजी से कहती है कि इस सपने में सिर्फ दैत्य और सेना ही नहीं बल्कि उसे और बीएफजी को भी शामिल करना होगा, क्योंकि अगर महारानी सपने में सोफी और बीएफजी को देख लेगी तो जागने के बाद उन्हें समझ आ जाएगा कि यह कोई साधारण सपना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। बीएफजी सोफी की बात मानता है और सारे हिस्से जोड़कर वह सपना पूरी तरह तैयार कर देता है। इसके बाद दोनों अपने प्लान के मुताबिक छिपते छिपाते हुए महारानी के महल तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर बीएफजी अपने लंबे ट्रम्पेट की मदद से वह डरावना सपना महारानी के कमरे में फूंक देता है। सपना महारानी के अंदर चला जाता है। यह सपना इतना डरावना था कि महारानी की नींद टूट जाती है। तभी उनकी नौकरानी मेरी भी कमरे में आ जाती है। महारानी उसे बताती है कि उन्होंने बहुत भयानक सपना देखा है जिसमें बड़े बड़े मांस खाने वाले दैत्य बच्चों को उठा रहे थे। उसी समय मेरी अखबार देखती है और हैरान रह जाती है क्योंकि अखबारों में सच में बच्चों के गायब होने की खबरें छपी होती हैं। ये देखकर महारानी को समझ आने लगता है कि उनका सपना सिर्फ सपना नहीं था। फिर महारानी को याद आता है कि उन्होंने सपने में एक छोटी लड़की को अपनी खिड़की पर बैठे देखा था। वह मेरी से पर्दे खोलने को कहती है। जैसे ही मेरी पर्दे खोलती है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बाहर खिड़की पर सच में सोफी बैठी होती है। महारानी भी यह देखकर हैरान रह जाती है। फिर महारानी सोफी से पूछती है कि क्या उसे यहाँ कोई दैत्य लेकर आया है। सोफी उन्हें बताती है कि हाँ, लेकिन वह कोई बुरा दैत्य नहीं है। वह उसका सबसे अच्छा दोस्त है और उसी ने यह सपना बनाया था ताकि महारानी को खतरे के बारे में बताया जा सके। महारानी सोफी से पूछती है कि वह और उसका दोस्त यहाँ क्यों आए हैं। सोफी उन्हें याद दिलाती है कि जवाब उन्हें अपने सपने में मिल चुका है। तभी महारानी को पूरा प्लान याद आ जाता है। अब महारानी बीएफजी को बुलाने के लिए कहती है। इसके बाद सोफी बाहर खड़े बीएफजी को आवाज देती है। पहले तो बीएफजी बहुत डरता है क्योंकि इंसानों और सैनिकों के सामने आने का उसे कोई अनुभव नहीं था, लेकिन सोफी पर भरोसा करके वह हिम्मत जुटाता है और धीरे धीरे सामने आ जाता है। बीएफजी को देखते ही सैनिक घबरा जाते हैं और अपनी बंदूकें उसकी तरफ तान देते हैं। सोफी तुरंत महारानी को उनका वादा याद दिलाती है। तब महारानी सैनिकों को हथियार नीचे करने का आदेश देती है। सैनिक तुरंत अपनी बंदूकें नीचे कर लेते हैं। इसके बाद बीएफजी महारानी के पास आता है और बहुत सम्मान के साथ उनसे मिलता है। फिर महारानी तैयार होकर नीचे आती है जहां बीएफजी के लिए खास इंतजाम किया जाता है। उसे एक बहुत बड़ी टेबल पर बिठाया जाता है और तरह तरह का खाना परोसा जाता है। बीएफजी पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाता है। इसी दौरान महारानी अपने जनरलों और अधिकारियों को भी बुला लेती है। वह उन्हें बताती है कि उन्होंने बीएफजी और सोफी से वादा किया है कि वे उन आदमखोर दैत्यों को रोकेगी। अब सेना को बीएफजी के पीछे पीछे दैत्य देश जाना होगा ताकि उन दैत्यों को हमेशा के लिए पकड़ा जा सके। इसके बाद महारानी की पूरी आर्मी बीएफजी के पीछे पीछे दैत्य देश की तरफ निकल पड़ती है। जैसे ही वे दैत्य देश की सीमा में पहुंचते हैं उनके सारे कंपास और मशीनें काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन बीएफजी रास्ता अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह सभी को सही सलामत वहां तक ले आता है। दैत्य देश पहुंचकर बीएफजी सैनिकों को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद सोफी को लेकर अपने घर चला जाता है। वहां पहुंचकर वह एक और बेहद डरावना सपना तैयार करने लगता है। बीएफजी सोफी से कहता है कि वह यह सपना उन आदमखोर दैत्यों को देगा। अगर इस सपने ने अपना असर दिखा दिया तो उठने के बाद वे दैत्य इतने डर और घबराहट में होंगे कि सैनिक उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। फिर बीएफजी और सोफी उस डरावने सपने को लेकर दैत्यों के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी बीएफजी को याद आता है कि वह अपना ट्रम्पेट तो महारानी के महल में ही छोड़ आया है। अब वह काफी परेशान हो जाता है क्योंकि बिना ट्रम्पेट के सपना दैत्यों तक पहुंचाना मुश्किल था, लेकिन सोफी हिम्मत नहीं हारती। वह उस सपने का जार लेकर खुद ही धीरे धीरे सोए हुए दैत्यों के पास जाने लगती है। बीएफजी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक दैत्य की आंख खुलने लगती है। हालात बिगड़ते देख सोफी तुरंत जार तोड़ देती है। जार टूटते ही वह डरावना सपना आजाद हो जाता है
और एक एक करके सभी दैत्यों के अंदर जाने लगता है। सपना अपना असर दिखाने लगता है। बाकी दैत्य नींद में ही डरने, घबराने और अजीब हरकतें करने लगते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उनके अपने किए हुए पाप अब उनके सामने आ गए हों। लेकिन उनका सरदार फ्लैश लम्पीटर सबसे ताकतवर था। वह उस सपने को अपने अंदर घुसने से रोक देता है और उसे खत्म कर देता है। इसलिए उस पर सपने का कोई असर नहीं होता। जैसे ही उसे सोफी दिखाई देती है, वह गुस्से में उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बीएफजी बीच में आकर सोफी को बचा लेता है। फ्लैश लम्पीटर अब बीएफजी पर भी हमला करने लगता है, लेकिन इसी समय महारानी की सेना अपना ऑपरेशन शुरू कर देती है। सैनिक दैत्यों पर जाल और हथियारों की मदद से हमला करते हैं और एक एक करके सभी आदमखोर दैत्यों को पकड़ने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरी सेना मिलकर उन सभी खतरनाक दैत्यों को काबू में कर लेती है। फिर हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें दैत्य देश से बहुत दूर ले जाया जाता है और समुद्र के बीचों बीच एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है, ताकि वे कभी वापस आकर इंसानों को नुकसान न पहुंचा सके। उस आइलैंड पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए महारानी वहां उसी बदबूदार कड़वी सब्जी के ढेर सारे बीज गिरवा देती है, जिसे बीएफजी मजबूरी में खाया करता था। अब उन आदमखोर दैत्यों के पास जिंदगी भर वही खराब सब्जी खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ये देखकर वे सभी रोने और चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद सोफी की जिंदगी भी पूरी तरह बदल जाती है। महारानी की नौकरानी मेरी सोफी को गोद ले लेती है। अब सोफी को एक नया घर, नया परिवार और एक सुरक्षित जिंदगी मिल जाती है। वही बीएफजी वापस अपनी दुनिया में लौट जाता है, लेकिन सोफी और बीएफजी की दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। जब भी सोफी को बीएफजी की याद आती, वह अपने दिल से उससे बातें करती, क्योंकि बीएफजी दुनिया की हर फुसफुसाहट सुन सकता था। और इसी तरह एक अकेली अनाथ लड़की और एक अकेले दैत्य की दोस्ती ने इंसानों की दुनिया को उन आदमखोर दैत्यों से हमेशा के लिए बचा लिया।